परिवर्तन का 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया। क्या बनाया? 5 सूत्रीय कार्यक्रम। पहला, हमें क्या करना है? वीएसपी को, बामसेव को, स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना है। ये हमारे सामाजिक बदलाव के कार्यक्रम का क्या है? एक हिस्सा है। किसके लिए? आत्मसम्मान के लिए संघर्ष। नंबर 2, स्ट्रगल फॉर लिबरेशन, आज़ादी के लिए संघर्ष। जो हमारे ऊपर बंदिशें लगाई हुई हैं, अपने मन का व्यापार नहीं कर सकते, अपने मन की नौकरी नहीं कर सकते, अपने मन से खा नहीं सकते, उसकी आज़ादी। नंबर 3, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, कि जो सामाजिक व्यवस्था में हमें असमान बनाया है, समानता नहीं है, उस समानता के लिए संघर्ष करना। ठीक है। नंबर 4, एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड बिल्डिंग ब्रिज ऑफ ब्रदरहुड इन द ब्रोकन सोसाइटी, कि जाति का क्या करना? विनाश करना। एनिलेशन ऑफ कास्ट, एनिलेशन, ANNIHILATION, एनिलेशन ऑफ कास्ट एंड बिल्डिंग ब्रिज ऑफ ब्रदरहुड इन द ब्रोकन सोसाइटी। हिंदी में मैं बोल देता हूँ इसको, जाति का विनाश और बिखरे हुए समाज में भाईचारा पैदा करना। क्या करना? जाति को तोड़ना, जाति का विनाश करना, और जातियों में जो बिखरा हुआ समाज है 6343 जातियों में, उसमें क्या पैदा करना? भाईचारा। ये 4 नंबर का सामाजिक कार्यक्रम। बिल्डिंग ब्रदरहुड इन ब्रोकन सोसाइटी, ठीक है, बिखरा हुआ जो समाज है, जातियों में तोड़ा हुआ जो समाज है, उसमें भाईचारा पैदा करना। 5वें नंबर का जो प्रोग्राम है, स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इनजस्टिस, एट्रोसिटीज एंड टेरर, कि किसके खिलाफ करना? अस्पृश्यता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ क्या करना? संघर्ष करना है। स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का व्यवहार होता है ना बहुत लोगों के साथ, होता ही नहीं होता, उसके खिलाफ संघर्ष करना। अन्याय, अन्याय होता ही नहीं होता, उसके खिलाफ संघर्ष करना। इनजस्टिस, एट्रोसिटीज एंड टेरर, ठीक है, एट्रोसिटीज होती है ना आपके ऊपर, हाँ है ना, अभी अभी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग होता है, इसके खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? लेकिन हम क्या करते हैं? मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं, ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना, ना कोई बात, ना कोई चीज। अभी बिहार में मर गए ना, घर जला दिए लोगों के, आपको कुछ दर्द है उसके लिए? आपने सोचा है खाली बीएसपी के कुछ पदाधिकारियों ने ठेका उठाया वही लड़ेंगे? या बाम से इनजस्टिस, एट्रोसिटीज एंड टेरर। फिर क्या कहते हैं? आपका कार्यकर्ता है, उसको गोली मार दी तो आतंकित करते कि नहीं करते दुश्मन लोग? उसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। इसलिए कांशीराम साहब कहते थे, इस मूवमेंट को चलाने के लिए साधारण शब्दों में 3 चीज़ों की जरूरत है, गोली की, बोली की और झोली की। किसकी? गोली, बोली और झोली, ठीक है। कि वो कहते थे ब्राह्मण की बोली ने, ठाकुर की गोली ने और बनिए की झोली ने बहुजन समाज को सबसे ज़्यादा सताया तो इसका इंतजाम भी करना, बोली का इंतजाम, मतलब भाषा अपनी ईजाद करना, क्योंकि हमारे मूवमेंट की भाषा क्या है? अलग है। हम दूसरों की भाषा बोल कर ये आंदोलन चला नहीं सकते। गोली का मतलब है फिजिकल स्ट्रेंथ, संगठन की शक्ति बनाना। संगठन का मुकाबला संगठन से कर सकते हैं, अकेले लड़ लड़ के नहीं कर सकते, और वो भी संवैधानिक तरीके से। झोली, जिसकी धन की बात कर रहे हैं, अगर पैसा लगता है तो पैसे का इंतजाम करना, पैसे की लड़ाई पैसे से लड़ना, संगठन की लड़ाई संगठन से लड़ना, विचार की लड़ाई विचार से लड़ने की जरूरत है। फिर उन्होंने क्या किया? 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया आर्थिक मुक्ति का। अगर अभी चलेगा तो आप लिंक लगाना शुरू कर लोगे ना, जो आंदोलन चल रहे हैं, कि आर्थिक मुक्ति कैसे करनी, उसके लिए क्या क्या करना। पहला, भारतीय किसान मजदूर आंदोलन। किनका आंदोलन? कि अगर हमको अपने इस स्पेक्ट्रम को बड़ा करना है, भाईचारा पैदा करना है, तो किसका आंदोलन चलाना जरूरी है? किसानों और मजदूरों का। क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती पे काम करते हैं, या तो मालिक के रूप में काम करते हैं या मजदूर के रूप में काम करते हैं। कितनी अरबों करोड़ों की संख्या है,
उनका आंदोलन चला। इसलिए जब किसानों का आंदोलन हुआ तो बहन जी ने उसको समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम का क्या है, एक हिस्सा है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनका साथ क्यों देना है, तो हमसे लड़ाई करते हैं, तो हमसे झगड़ा करते हैं। अरे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो पता ही हमारे पर अत्याचार होते हैं, लेकिन वो मिटेगा कैसे? जब जरूरत हो उसका साथ दो, उसके दिल में जगह घर कर जाती है, अरे यार हमारी मुसीबत के टाइम में ये लोग खड़े थे। और मैंने देखा है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की जो बेल्ट है ना, जो जाट और खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच जो वैमनस्य था ना, वो बहुत कम हुआ है उसके बाद। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जाट समुदाय के जो इस बात को सराहते थकते नहीं है कि जब हमारे ऊपर डंडे चल रहे थे, गोलियां चल रही थी ना, हमारा साथ एक ही कौम ने दिया, वो शेड्यूल कास्ट। तो क्या हुआ हमारी बात? वो बात अलग है कि एकदम से ना आए, लेकिन उसका कुछ तो इतना तो कम हुआ ना, जहर कम तो हुआ ना, भाईचारा पैदा हुआ ना आपस में। इसलिए बहन जी ने सबसे आगे आके कहा कि हम साथ में हैं। और नहीं तो महेंद्र सिंह टिकैत अगले दिन अरेस्ट होने वाले थे। उन्हें पता लगा ये आगे साथ में, अब ज़्यादा छेड़खानी करना ठीक नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया। दूसरा, भारतीय सफाई मजदूर आंदोलन। सफाई मजदूर आंदोलन अब हमारे समाज का अंग है ना। सफाई कर्मचारी, सफाई काम करने वाला कामगार कितनी अमानवीय स्थितियों में रहता है। कितने आज रोज पढ़ते हो आप, ठीक है, कि गटर में सफाई करते हुए मौत हो गई जहरीली गैस से। टट्टी उठाता है, टट्टी सर पे ढोता है, इससे अमानवीय काम होगा? कोई व्यवस्था है ऐसा जो आदमी को आदमी न रहने दे? आज कितनी टेक्नोलॉजी है पता है? 2013 से एक बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में। कब से? 2013 से आज तक पास नहीं हुआ है। वो है मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ एक कानून लाया जाए कि मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथ से मैला उठाना अपराध होगा, क्राइम। पास नहीं किया इन सरकारों ने। और कमाल की बात है, हमारे वही भाई बंधु लोग उनके पीछे लगे। दुख तो इस बात से होता है ना। और चलो उनका दुख छोड़ दिया है, उनको समझ नहीं, हमको तो समझ, हम तो समझ सकते ना, समझा नहीं सकते हम? अगर हमारे 30, 40, 50 पार्लियामेंट के मेंबर होते तो बिल कब का पास हो गया होता। लेकिन हम लंगड़े हैं, क्योंकि अधूरे हैं, हम बात पूरी समझते नहीं। हमारे भाई बंधु भी, दिल्ली में भी हम गए थे, बहुत सारे लोगों से मिले, तो बोले हम तो आम आदमी के साथ जाएंगे, कोई कहता है खास आदमी के साथ जाएंगे, इधर उधर हो जाते सब। इसलिए बहन जी ने क्या किया, उनकी स्थिति उठाने के लिए, ताकि एक पीढ़ी काम करे, अगली पढ़ने निकलने निकल जाए, 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती करी, ताकि उनके बच्चे क्या हो सके। ये पीढ़ी तो जा ही रही है, अगला पीढ़ी क्या हो जाए, सुधार हो जाए। किसी को 50,000 60,000 तनख्वाह मिलेगी, अपने बच्चों को पढ़ा सकता, लिखा सकता कि नहीं लिखा सकता? लेकिन उनको वो बात भी पल्ले नहीं लगती। लोग समझाते हैं छोड़ दो काम, और जिन लोगों ने अपने परंपरागत धंधे छोड़ दिए उनकी जिंदगी में बदलाव। तीसरा, भारतीय दस्तकार आंदोलन। शिल्पकार लोग नहीं होते, कोई कपड़े से काम करता है, कोई मिट्टी से काम करता है, कोई क्या करता है, चमड़े का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई सोने का काम करता है ना। दस्तकार लोग, शिल्पकार जो लोग होते बनाते, उनका आंदोलन। फिर कोई जमीन पे काम करता है, कोई जैसे माली है, कुर्मी है, कोई फूल उगाता है, कोई सब्जी उगाता है, कोई अनाज उगाता है, उसको ध्यान में रखना। उनका आंदोलन चलाना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जाति की व्यवस्था में इन कामों को महत्व नहीं, इज्जत नहीं है। इसलिए अगर इनको इज्जत देनी है तो अपने एजेंडे में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। इसलिए बहन जी ने अपनी सरकार के दौरान शिल्पकारों के लिए विशेष व्यवस्था की, इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया। लोकल लेवल पे क्या क्या धंधे काम करते हैं, चाहे वो भदोई का कारपेट बनाने का धंधा हो, बनारस का साड़ी बनाने का धंधा हो, या मुरादाबाद का पीतल का काम हो, या अलीगढ़ में ताले बनाने का काम हो, मेरठ में कैंची बनाने का काम हो, या क्रिकेट के बल्ले और बॉल और फुटबॉल बनाने का काम हो। जो लोग एक काम करते हैं उसको उद्योग का दर्जा दिया, ताकि उनको जो सुविधाएं उद्योगों को मिलती हैं वो उनको सरकार की तरफ से मिल सके। बिजली में छूट मिलती है, टैक्स में छूट मिलती है, जमीन में क्या मिलती है, छूट मिलती है। इन्होंने आज तक कांग्रेस भाजपा की सरकारों ने इसको उद्योगों का दर्जा नहीं दिया, ना एग्रीकल्चर को दिया है आज तक। बाबा साहब अम्बेडकर तो 1947 में ही लाए थे ये प्रावधान।
चौथा, भारतीय शरणार्थी आंदोलन। शरणार्थी समझते हैं? शरण में चले जाते किसी के। एक दो तरह के शरणार्थी, एक तो बाहर से आते, एक देश के अंदर ही है शरणार्थी। जैसे झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग कहाँ चले जाते हैं? बम्बई चले जाते हैं। शरणार्थी हो गए ना, उनका ना घर है, ना उनका द्वार है, ना उनकी जमीन है, ना उनका जायदाद है, क्या रहते हैं? सबसे बड़ा स्लम दुनिया का कहाँ पर है? बम्बई में। दिल्ली चले जाते हैं लोग। शरणार्थी तो कोई रेल की पटरियों के किनारे रह रहा है, कोई गंदे नालों के किनारे रह रहा है, कोई झुग्गी में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है। उन शरणार्थियों का कौन दर्द समझेगा, कौन देखेगा उसको? लेकिन हम वहाँ भी नहीं जाते, उनके आंदोलन को भी क्या किया हमने धार। इसलिए बहन जी ने क्या किया, जो शहरों में रहने वाले शरणार्थी हैं उनके लिए मान्यवर कांसीराम शहरी आवास योजना चलाए, ताकि वो उस गंदगी में से निकल के थोड़ी क्या कर ले, सांस ले। पांचवा है वो है भागीदारी आंदोलन। क्या है? भारतीय भागीदारी आंदोलन। कि इस देश की सत्ता में, इस देश की नौकरियों में, इस देश की शिक्षा में क्या होनी चाहिए? हमारे समाज की भागीदारी होनी चाहिए, रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 340 लिखा। फिर उन्होंने संघर्ष किया ओबीसी के लिए, SC ST के लिए। फिर कालेकर की कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। तो बाबा साहब ने इस मुद्दे पर रिजाइन भी किया था, पता है आपको? जब बाबा साहब ने कैबिनेट से रिजाइन किया ना 1951 में, एक तो हिंदू कोड बिल का मसला था, दूसरा था उसमें आर्टिकल 340। लेकिन ये बात हमारे लोगों को शर्म आती बताने में। भाई अपने भाई बंधुओं को, ओबीसी समुदाय के भाई बंधुओं को समझाएंगे तो बताएंगे, तब तो उनको बात समझ में आएगी ना। अरे ये तो भाई आप बाप दादाओं ने शुरू किया, हम तो लेके चल रहे हैं उसको आगे। फिर मंडल कमीशन बना, तो कांसीराम साहब ने पूरा आंदोलन ही शुरू किया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी। 100 दिन का वोट क्लब पे धरना दिया, और चौधरी देवीलाल थे, उनको कन्विंस किया कि अगर ये वीपी सिंह नहीं लागू कर रहा ना, ठाकुर नहीं लागू कर रहा, तो तुम लागू करो, और हम 200 MP का समर्थन तुम्हारे साथ देते हैं। तो लाल किले पे बहुत बड़ी रैली चली थी, रैली की थी, ठीक है। उसमें एक नारा दिया था, ताऊ लाल किले से बोलेगा और पूरा पूरा तोलेगा। मतलब जिसका जितना हिस्सा है, ताऊ लाल किले से एक ही आदमी बोलता है इस देश। कौन है वो? देश का प्रधानमंत्री। तो उसी घबराहट में आए वीपी सिंह 6 अगस्त की शाम को कांसीराम साहब के बाद, बोले क्या चाहते हो? बोले या तो तुम करो या हम करें, बात एक ही है, हमारा रिजर्वेशन लागू करो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। तो उन्होंने ठीक है मैं लागू करता, लेकिन कुर्सी मत हिलाओ आप। तो बोले तुम्हारी कुर्सी नहीं हिलेगी, तुम लागू करो। 7 अगस्त को वीपी सिंह ने पार्लियामेंट में घोषणा कर दी कि ओबीसी के लिए आरक्षण लागू होगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से। 7 अगस्त 1990 को। बाद में वो कोर्ट में चला गया मसला, फिर वो 92 में क्या हुआ, कोर्ट से फाइनल हुआ। उसके लिए भी क्या किया, वामसेप ने, बीएसपी ने, बीवीएफ ने संघर्ष किया, नेता और बहुत लोग बन गए उसके नाम पे। फिर आगे बढ़ी तो वीपी सिंह ने एक चालाकी की, उसने नौकरियों में लागू किया 27%, शिक्षा में नहीं लागू किया। चालाकी किस लिए? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरी में कहां से आएंगे। और उधर से कांग्रेस आई, उन्होंने मंडल कमीशन शुरू कर दिए, कमंडल का आंदोलन शुरू हो गया। तो क्या हुआ, हमारे जो लोग हैं ना, वो शिक्षालय में कम इंटरेस्ट रखते हैं और वो देवालय में ज़्यादा रखते हैं, है ना। देवालय में ज़्यादा जाना, तो उन्होंने क्या देवालय चाहिए, इनको शिक्षालय नहीं चाहिए। उन्होंने ना शिक्षा मांगी ना नौकरी मांगी, क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। तो उन्होंने मंदिर बना के दे दिया। अब हाय तौबा कर रहे हैं, माथा पीट रहे हैं कि रिजर्वेशन तो खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। 1991 से क्या किया, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर प्राइवेटाइजेशन की नीति लाई थी। और बाकायदा सोनिया गांधी और LK आडवाणी की मुलाकात हुई है। जो जफरलो की किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है ये कि क्या किया जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उन्होंने बोला प्राइवेट कर दो लोग। मैं कोई कही बात नहीं कर रहा, लिखी हुई। हालांकि पता है क्या करो, कांग्रेस लेके आई 1991 में, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। और 2001 तक 1000 PSUs थी, पब्लिक सर्विस यूनिट जिनको बोलते हैं ना, सार्वजनिक उपक्रम जिनको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा नौकरियां उसमें थी। तो इन्होंने सन 2001 तक 802 PSUs को या तो पूरा प्राइवेट कर दिया या सेमी प्राइवेटाइज कर दिया। अब नवरत्न कंपनियों का नंबर लगा हुआ है, रेलवे जा रही है, BSNL गया, सब। लेकिन हमको फिर भी मज़ा आ रहा।
फिर जब शिक्षा में लागू नहीं हुआ ओबीसी का रिजर्वेशन, तो बहन जी ने सन 2005 में, जब 4 में यूपीए की सरकार बनी थी ना, तो 2 बातों में समर्थन दिया। एक तो क्या करोगे आप, हमारा बैकलॉग पूरा करोगे नौकरियों में जितना है, दूसरा हमारा रिजर्वेशन का कोटा पूरा करोगे। इन 2 बातों पर यूपीए को समर्थन दिया था। जब वो सुन नहीं रहे तो बहन जी ने आंदोलन चलाया सन 2005 में। 10 सितंबर 2005 से लेकर और 18 अक्टूबर 2005 तक उन्होंने 20 रैलियां की देश भर। जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी में, पटना में, इधर भुवनेश्वर में, दिल्ली में, जयपुर में, भोपाल में, लखनऊ में, किसी पार्टी की औकात नहीं है 1 महीने में 20 रैलियां कर। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको हाथी की तरह अपनी स्ट्रेंथ क्या नहीं है मालूम नहीं। मुश्किल इस बात की। 20 रैलियां की थी और उनका कार्यक्रम क्या था, आरक्षण बचाओ रोजगार ढूंढो। इसलिए उसी से घबरा के अर्जुन सिंह ने अक्टूबर के महीने में ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अगले सेशन में हम ओबीसी का शिक्षा में रिजर्वेशन लागू करेंगे। ये भी आपके और बीएसपी के संघर्ष का ही नतीजा है। भागीदारी हम जिसको बोलते हैं, भागीदारी दिलाने का काम, क्योंकि हमारे एजेंडे में है ये, किसका है, हमारे प्रोग्राम का पार्ट है ये, और हम बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे, एक दिन आएगा समझेंगे। जब बाबा साहब जिंदा थे कितने लोग गालियां देते थे, देशद्रोही बोलता था, कोई कुछ कहता था। बाबा साहब ने कहा जब ये बादल धुंध के छट जाएंगे ना, जब आसमान साफ होगा, तब मेरी अहमियत पता चलेगी इस देश की मैंने क्या। तो हमें भी घबराना नहीं चाहिए, अपने काम करते रहना। धुंध हटेगी तो लोगों को लगेगा कि भाई हमारा अच्छा करके गए थे कुछ, क्योंकि जिंदा हमें भी हमेशा नहीं रहना, आपने भी नहीं रहना है और पीछे वाले भी नहीं रहना है नहीं। तो ये संघर्ष सारा करते गए। तो फिर ये 2 प्रोग्राम, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, तो लोगों को समझाना आपको जाके। फिर उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, किसके लिए, डेमोक्रेसी को इस देश में स्थापित करने के लिए, राजनीतिक लेवल पर, कि इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कैसे की जाए। क्योंकि जो धन्ना सेठ लोग हैं ना, गोली बोली झोली वाले, वो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते। वो तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि कानून बना हुआ है, इसलिए उन्हें चुनाव कराने पड़ते। तो पहले बूथ लूट लेते थे, बैलेट बॉक्स गायब कर देते थे, लोगों को डंडे मार के भगा देते, वोट नहीं डालने देते। तो डेमोक्रेसी है क्या? अब उससे हमने रास्ता निकाला तो मशीनें शुरू हो गई, मीडिया शुरू हो गया, पैसा हो गया, सब कुछ चल रहा है ना आपके वोट को लूटने के लिए। क्या क्या इंतजाम नहीं है। तो पहला प्रोग्राम था उनका 5 फोल्ड स्ट्रगल ऑन दी पॉलिटिकल फ्रंट, राजनीतिक जो फ्रंट है उस पर कैसे संघर्ष करना। पहला, ठीक है, पहला है टू स्ट्रगल फॉर सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एट द रूट लेवल, कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के लिए जमीन पर क्या करना, संघर्ष करना उसका। दूसरा, टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो राजनीतिक प्रजातंत्र है उसको मजबूत करना। कैसे मजबूत करना, संगठन बनाया। आप ऐसे लोगों को भी पार्टी ने जिता के भेजा, टिकट दिए हैं, जो ये सोचते थे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। वोट की वैल्यू समझाई हमने लोगों को जाके, तुम्हारे वोट की कीमत क्या है। तो ये राजनीतिक प्रजातंत्र को मजबूत करने का संघर्ष है या नहीं है। इधर साहब बैठे यूपी से आते हैं, आप लोग भी जानकार होंगे, कोई दर्जी, कोई माली, कोई तेली, कोई मोची, क्या बन गए, मेरे एमपी बने मिनिस्टर, जो कभी विश्वास नहीं कर सकते थे, साइकिल पे चल चल के, पैदल चल चल के, पर्चे बांट बांट के। और ये इस डेमोक्रेसी की, आपके वोट की वैल्यू की कीमत जो लगने लगी ना, ये हमारे अपने आंदोलन की वजह से। आपको जो आज पैसा, गाड़ी घोड़ा, पद, मकान, मंत्रालय, पद मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, ताकि किसी तरह भैया इनको रोक के रखा जाए। तीसरा, टू प्रोवाइड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी टू रिलीजियस माइनॉरिटीज। हमारे राजनीतिक आंदोलन चलाने का एक और बड़ा मकसद है, और वो मकसद है इस देश में जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान कैसे की जाए। कि जो सांप्रदायिक दंगे होते थे हर चुनाव में 5 साल से पहले, तो जब ये बहुजन आंदोलन मजबूत हुआ तो कम से कम नॉर्थ की बेल्ट में सांप्रदायिक दंगे कम हो गए थे।
क्या हुए? सिक्योरिटी, जो माइनॉरिटी है ना उनको सिक्योरिटी। तो हम भाईचारा पैदा करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, मजबूत होते, क्या हुए? लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना क्या कर दिया था? बंद। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा डाउन हुए फिर शुरू हो गए। अपनी सरकार रही, एक भी दंगा नहीं हुआ 5 सालों के अंदर। उससे पहले भी नहीं हुआ। कोई लड़ता कौन है आपस में? या तो शेड्यूल कास्ट मुसलमान से लड़ता है, या मुसलमान ओबीसी से लड़ता है, या एसटी मुसलमान से लड़ता है, क्रिश्चियन से लड़ता है। ये तो चलता है ना खेल आपस में। अगर इनमें आपस में भाईचारा हो तो क्यों लड़ेंगे? और इससे जान मान का, संपत्ति का नुकसान नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, सांप्रदायिक दंगों में हमारे जो सक्षम लोग होते हैं ना, उनकी संपत्ति, उनके व्यापार, उनके धंधे पर हमला किया जाता है, उसको बर्बाद किया जाता है। तो हमारे काम करने का छोटा परिणाम ही आप सोच लो, कोई एमएलए बनाने का काम है, उससे बड़ा है। चौथा, टू प्रोटेक्ट वोट्स ऑफ द वीक, कमजोरों के वोटों की सुरक्षा कर। ये फॉर्मूले साहब ने शुरू किए। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, कौन मजबूत आदमी हो सकता है मैदान में? भाई जो कमजोर लोगों के वोट डलवा सकता है। ठीक है। और पांचवा, टू अटैक एंड इरेडिकेट करप्शन। आज जो ये चिल्ला रहे ना, हमारे एजेंडे चुरा लिए इन्होंने, भागीदारी का एजेंडा चुरा लिया। ठीक है। टू अटैक एंड इरेडिकेट करप्शन, भ्रष्टाचार के ऊपर हमला और उसका क्या करना, समाप्त करना। तो इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने की, और मुझे ऐसा लगता है आपके बैठने से कि आप और भी इच्छुक हैं, लेकिन हमें थोड़ा समय का ध्यान रखना है। मुलाकात ज़िंदगी रहेगी तो मुलाकात भी होगी। आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मिलेंगे हम लोग। मुझे तो अच्छा लगता है बिना कहे। और मैं अपने समापन करने से पहले, विदा लेने से पहले एक छोटी सी कहानी में साझा करना चाहता हूँ।